देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं तो उन सभी को पता है कि भैया आपका जो हिंदी का पेपर है वो 22 फरवरी को होने वाला है। तो भाई 22 फरवरी को आपके हिंदी के पेपर में क्या क्या आएगा, आप कैसे उसकी तैयारी करोगे, तो इससे रिलेटेड हमने अपने चैनल पर एक सीरीज चला रखी है जो कि है 70 नंबर पक्का। देखिए इस सीरीज में क्या होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट के उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन हमने देखिए इन नोट्स में तैयार किए हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है या फिर थोड़ी तैयारी कर चुका है या फिर पूरी तैयारी कर चुका है, अगर आप इन पूरी वीडियोस को देखते हो तो 95 प्लस मार्क्स इजीली यहाँ से हर एक सब्जेक्ट में अचीव कर सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमने इतने पन्नों की नोट्स बनाई है कि भाई इस पूरे 70 नंबर पक्का पूरा एक ही वीडियो में आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। देखिए हमने आपको बताया ना कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट के 70 नंबर पक्का वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करते हो, पूरी की पूरी देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज हो जाता है कि भैया हमारा पेपर कैसा आता है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, केवल ऐसे अगर आप प्रत्येक वीडियोस को पूरा देखते गए तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 95 स्कोर जरूर करोगे, बिल्कुल करोगे। क्योंकि यहां देख सकते हो जो आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर लगा है, उसमें जो पेपर आएगा वो देखिए किस तरीके का आएगा कि सबसे पहले आप लोग समझिए कि यहां पर सबसे पहले जो 20 बहुविकल्पी आएंगे वो 20 अंक के आएंगे। तो आपको 20 अंक कैसे प्राप्त करने हैं वो देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेंगे। वर्णात्मक प्रश्न आते हैं आपके 50 अंक के, ठीक है, वर्णात्मक आते हैं 50 अंक के। तो इस तरीके से 20 अंक प्लस 50 अंक मिल करके आपको देते हैं टोटल 70 मार्क्स। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और मेरे साथ आप जुड़े रहोगे ना, तो 65 प्लस आप हिंदी में आसानी से लेकर के आओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न और फिर बाद में हम वर्णात्मक प्रश्नों को भी देखने वाले। वीडियो को पूरा देखना, तभी जाकर के आप 70 में 65 प्लस मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए या फिर नोट्स तैयार करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। यहां से जितने भी MCQ कराएंगे सारे आपको नोट करने हैं, जितने भी वर्णात्मक कराएंगे वो भी आपको सारे नोट करने हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि MCQ है। कह रहा है कि विचार विधि किस विधा पर आधारित रचना है। यानी कि जो हमारी विचार विधि ये एक रचना हमारी है, ठीक है। तो इसकी विधा कौन सी है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है कि आलोचना है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा निबंध। यानी हमारी विचार विधि जो ये आपकी रचना है ये एक निबंध विधा की रचना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अगला। देखो यहाँ पर जितने भी MCQ आपको मिलेंगे ये हर बार बोर्ड एग्जाम में भाई 2015 से लेकर 2023 तक रिपीटेड हुए हैं। तो अगर आपने इनको तैयार कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो एग्जाम में सीधा आने वाले हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि रस मीमांसा जो हमारी रचना है, रस मीमांसा ये किस विधा पर आधारित रचना है। आलोचना है, निबंध है, उपन्यास है कि कहानी है। तो आपको बताना है कि जो आप लोगों की रस मीमांसा ये क्या है। तो रस मीमांसा आपको बताना है क्या है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर यानी आलोचना। यानी हमारी रस मीमांसा ये एक प्रकार की आलोचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की। तो तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा वाला। ये मतलब मैंने देखा भाई 2023 के 4 सेट में ये क्वेश्चन आया था। 4 सेट में क्वेश्चन हमारा है लहरों का राजहंस। कह रहा है कि लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है एवं इसके लेखक को भी बताइए। मतलब ये रचना किस लेखक ने लिखी है तो उसको भी बताना है। रचना कौन सी है, उसकी विधा कौन सी है, लेखक कौन है, सब बताना है। दो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है मोहन राकेश का नाटक है, सेकंड दे रखा है मोहन राकेश की कहानी है। इसके बाद देखिए ऑप्शन आगे और दे रखे हैं कि भैया ये आपकी अज्ञे जी का निबंध है या फिर ये अज्ञे जी का आलोचना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी ये मोहन राकेश का एक नाटक है। ये क्या है, ये मोहन राकेश का एक नाटक है, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा वाला क्वेश्चन आप सभी को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि साहित्य और कला, साहित्य और कला के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि साहित्य और कला जो हमारी रचना है इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन दे रखा है रामविलास शर्मा, ऑप्शन दे रखा है आपका भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड वाला यानी भगवत शरण उपाध्याय। यानी जो आपके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं ये आपके साहित्य और कला के रचनाकार हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ये कह रहा है कि हिमालय की पुकार, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, हर साल आती है, हिमालय की पुकार ये हर साल आती है। तो देखिए आपको बताना है कि हिमालय की पुकार, और आपको एक बात और याद कर लेनी है, जो आपकी हिमालय की पुकार है ना, ये आपकी आलोचना विधा है। कौन सी विधा है? आलोचना। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए हिमालय की पुकार किस विधा पर आधारित रचना है, तो आपको आलोचना बतानी है। ठीक है, ये इसकी विधा है। ठीक है भाई, तो ये इसकी विधा है। इस प्रश्न में पूछ रहा था कि हिमालय की पुकार किसकी आलोचना है, तो जयप्रकाश भारती की है, कि किशोरी लाल गोस्वामी की है, कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, कि जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो देखिए इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी हिमालय की पुकार जो हमारी रचना है ये जयप्रकाश भारती जी की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं किसी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, और इन्हीं क्वेश्चन की पेपर से पहले आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए अनसॉल्व्ड पेपर से और आपकी क्वेश्चन बैंक से और आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो आपको मेहनत नहीं करनी है, खुद से क्वेश्चन नहीं ढूंढने पड़ेंगे, और सारे क्वेश्चन आपको आसानी से चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और विद सॉल्यूशन के साथ। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि निराला, जो आपके निराला है, तो साहित्य साधना किसकी रचना है, यानी जो आपकी निराला है। ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक रचना आपकी निराला रचना है। तो निराला की साहित्य साधना किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र की है, मोहन राकेश की है, कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी रामविलास शर्मा जो है ना, ये निराला साहित्य साधना की जीवनी है। जो निराला साहित्य साधना है ये किसकी जीवनी है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की जीवनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चंद्रगुप्त किसका नाटक है? तो भाई इसमें आपको ज़्यादा रटने की, कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, केवल एक ऑप्शन याद रखना है कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सभी नाटक आपके जयशंकर प्रसाद जी के हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के प्रश्नों की। तो आगे हमारे जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने कहीं ना कहीं पूरी वीडियो को देख लिया ना, और आप मेरे साथ कहीं ना कहीं पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहते हो और हमारे साथ पेपर से पहले जुड़े रहते हो, तो हिंदी में बड़े ही आसानी से आपके 70 में कम से कम 65+ आ जाएंगे, कम से कम, क्योंकि हिंदी बहुत आसान होती है और हिंदी में नंबर लाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी। ठीक है, तो देखिए 8वां प्रश्न हमारा है कि अर्धनारीश्वर जो हमारी रचना है, अर्धनारीश्वर ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है, किशोरी लाल गोस्वामी की है, या फिर पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी की है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न हमारा है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो अतीत के चलचित्र है ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, कि मुंशी प्रेमचंद्र की है, कि जयप्रकाश भारती की है? सारे ऑप्शन आपको पता है, और अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में, कि हमको 9वें का आंसर ये आता था, 8वें का आंसर पता था। जितने भी आपको आंसर पता थे कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स को कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पहले से ही क्वेश्चन पता था। ठीक है, ऐसे कितने स्टूडेंट जिनको पहले से ही क्वेश्चन पता था, तो मैं उनको लाइक भी करूंगा उनकी कमेंट को। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र भैया आपको बताना है किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि आवारा मसीहा, ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये रचना। आवारा मसीहा किसकी रचना है, किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर जो आप लोगों के हैं, ये उनकी एक जीवनी है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जो आपके लेखक है, तो उनकी एक जीवनी है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि निम्न में से कौन रस का अंग है? यानी आपको बताना है कौन रस का अंग है। स्थायी भाव, अनुभाव, या फिर उपयुक्त सभी में, या फिर विभाव। यानी आपको सिंपल से ये बताना है जो हमारा रस होता है, तो रस में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, या फिर ये तीनों पाए जाते हैं, या तो कोई एक इसमें पाया जाता है। तो आप सभी को डेफिनेशन जब आपने याद की होगी तो आपको पता होता है
कि भाव विभाव अनुभाव ये तीनों ही आपके रस में पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। प्रश्न नंबर हमारा 12। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला, जो कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी। देखो ये जो कथन दे रखा है, कहीं ना कहीं आपने इस कथन को सुन रखा होगा अपने हिंदी के गद्यांश में। जब आप गद्य पढ़ रहे होंगे ना, तो अपने गद्यांश में झांसी की रानी के पथ पर चैप्टर में ये लाइन यूज़ हुई है, यानी ये लाइन आपको पढ़ने को ज़रूर मिली होगी। तो आपको ये बताना है कि इस लाइन में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, श्लेष है, उपमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है। तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर जल उठी ज्वाला सी। तो देखो कहीं ना कहीं इस पंक्ति में किसी ना किसी चीज़, यानी किसी चीज़ की किसी ना किसी चीज़ से उपमा की जा रही है। यानी आहुति सी गिर चढ़ी, यानी जो झांसी की रानी है वो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर और ज्वाला सी एकदम उभर उठी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं उपमा, यानी किसी ना किसी चीज़ से उपमा कराई जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उपमा, यानी कि जब किसी चीज़ से उपमा कराई जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपमा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 यानी 13 नंबर। रोला में कितने चरण होते हैं? तो आपको ये बताना है जो हमारा रोला होता है इसमें कितने चरण होते हैं। 2 चरण होते हैं कि 4 चरण होते हैं कि 3 चरण होते हैं कि 5 चरण होते हैं? तो देखिए रोला में आपको याद कर लेना सिंपल सी भाषा में कि रोला में 4 चरण होते हैं। रटने वाला बात है ही नहीं। अगर आपको रोला बहुत पहले से पता होगा, रोला, सोरठा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें में आपको पता होगा कि इसमें रोला में 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है कि अभिज्ञात, जो हमारा अभिज्ञात शब्द है तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? देखो अभिज्ञात हो गया, ठीक है, अभी हो गया। तो देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं मैं सभी को आपको करवा दूंगा एक ऐसी वीडियो में कि भाई आपको दोबारा कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो आपका अभिज्ञात है ना, ये अभिज्ञात, ये 2023 में, 2022 में और 2020 में और 21 में तो पेपर हुआ ही नहीं था। तो भाई बहुत आया है ये वाला प्रश्न, ठीक है, इसीलिए मैंने ले लिया। तो अभिज्ञात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कमेंट करके बताओगे क्या आप हमें? देखिए इसमें से 3 ऑप्शन दे रखे हैं। परि, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। अभय, ये क्या होगा आपको बताना है। अभी, क्या ये होगा या फिर ये होगा? तो आपको कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पर आपका जो अभिज्ञात है इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला, अभी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी अभिज्ञात का उपसर्ग होगा अभी। क्या हो जाएगा? अभी। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि त्रिफला में, कह रहा है कि त्रिफला में कौन सा समास बनेगा। यानी त्रिफला जो आप लोग देख सकते हो समास जानते हो क्या होता है? जिसका समास विग्रह किया जाता है। तो समास त्रिफला का जब समास करोगे, समास विग्रह करोगे, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन निकलेंगे। 3 देशों का खाना, 3 फलों का समूह, या फिर 3 फलों का प्रदेश, 3 फलों का प्रदेश, 3 फलों का क्षेत्र। तो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी त्रिफला जो हमारा है ये समास विग्रह जब इसका करोगे तो 3 फलों का समूह निकल के आएगा। क्या निकलेगा? 3 फलों का समूह। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि कर्ण, जो हमारा कर्ण होता है तो इसका तत्सम शब्द क्या होता है? कर्ण का तत्सम शब्द क्या होता है बताना है। ये देखिए कान होता है और कान के नीचे अंक की बिंदी दे रखी है, इसको नोटिस करना, ठीक है। अगला हमारा दे रखा है केवल कान। इसके बाद देखिए कान में और ना में उड़न, ये देखिए हाफ ना बनाए, ये मतलब आधा ना बनाए, और इसमें देखिए का के नीचे अंक की बिंदी दे रखी है। तो इन बातों को आपको पकड़ना है। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ये वाला, सिंपल से एकदम ये वाला, देखिए जिसमें कुछ भी नहीं है, ये वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन। यानी कर्ण का जो तत्सम शब्द होगा वो ये होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लोगे, वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि देखिए मैं ऐसी वीडियो कराता हूं जिसमें कम से कम सभी स्टूडेंट को इतना नॉलेज हो जाए कि 70 में आखिर 70 लाने के लिए हमें क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, आखिर हमें 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है। और अगर हम ऐसी वीडियो को देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अगर केवल इसी वीडियो को देख के चले जाते हो तो मेरी पूरी गारंटी आप पास जरूर हो जाओगे, ठीक है। 50+ भी मार्क्स ला सकते हो देख करके, है ना। और अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहते हो तो हिंदी में आपको 95+ मार्क्स ईजिली मैं आपके दिलवा दूंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। 17 नंबर क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा पूछा गया है कि तस्या शब्द में विभक्ति वचन क्या है। तो यानी हमारा जो तस्या शब्द है इसमें विभक्ति वचन बताना है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन, देखिए ज़्यादा ऑप्शन में आपको नहीं ढूंढना है, इसका राइट ऑप्शन आपको देखिए पकड़ना है। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला,
षष्ठी विभक्ति और एक वचन, यानी जो हमारा तस्या शब्द है इसमें ये षष्ठी विभक्ति और एक वचन से उठाया गया ये एक शब्द है। ठीक है, ये बहुत आता है तस्या वाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कि वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। यानी कोई हमने एक वाक्य उठा लिया, कोई एक साधारण सा एक वाक्य उठा लिया और उस वाक्य में वो वाक्य किसी चीज़ को संदेश दे रहा है, तो बताना है वो क्या कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है, शब्द कहलाता है, कि पदक्रम कहलाता है, कि जिज्ञासा कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्येह। क्या हो जाएगा? विद्येह। यानी कोई वाक्य है जिसमें कोई शब्द है और वह शब्द किसी चीज़ का उद्देश्य दे रहा है, तो वो हमारा हो जाता है उसका जो है ना, तो उसका जो मतलब सूचना होती है कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में उद्देश्य देने की होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए, कि मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है? यहाँ किस प्रकार का वाच्य प्रयोग हुआ है? यहाँ किस प्रकार का वाच्य प्रयोग हुआ है या फिर हो गया है, होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ये दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन ये दे रखा है, और थर्ड ऑप्शन आपका ये दे रखा है, और 4 ऑप्शन आपका ये दे रखा है। तो देखिए मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, कृतरी प्रयोग होगा। क्या होगा? कृतरी प्रयोग। ठीक है, इसको आप सही लगा लेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए जो ये वाच्य वाले प्रयोग होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा कठिन वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि देखो, क्रमणी प्रयोग, भावे प्रयोग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बताया? कृतरी प्रयोग। क्या बताया? कि कृतरी प्रयोग होगा। 20 नंबर प्रश्न हमने लिया है भैया सर्वनाम से। किससे लिया है? सर्वनाम से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है? देखिए यहाँ पर 4 शब्द हैं। पहला आपका हम है, दूसरा आपका जिस है, तीसरा आपका जो है, और चौथा आपका सो है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो आपका जो हम है ना, हम, ये आपका सर्वनाम नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा कर्ता के लिए प्रयोग करते हैं। यानी देखो ना कहीं हम को प्रयोग सब्जेक्ट के लिए करते हैं, कर्ता के लिए प्रयोग करते हैं। जो हो गया, सो हो गया, जिस हो गया, ये आपके तीनों सर्वनाम हैं। लेकिन जो आपका हम होता है, मैं होता है, तुम होता है, वह होता है, ये होता है, ये सारे सर्वनाम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन। अगर कहीं ना कहीं आप ये 20 के 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए हो, तो देखिए आपको इतना पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं सर्वनाम से कैसा आता है, वाच्य से कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आपसे उद्देश्य से पूछा जाता है, तत्सम शब्द कैसे आते हैं। ठीक है, सारी नॉलेज आपको मिल गया होगा। चलिए अब हम देखने वाले हैं इसी तरीके से 50 नंबर वाले प्रश्न। यानी भाई हमारे एग्जाम में 50 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, वर्णात्मक प्रश्न जो आखिर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, और कैसे हम 50 में कम से कम 45 प्लस या फिर 48 से लेकर 49 नंबर कैसे लेकर के आएंगे, इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा कि 50 नंबर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका हिंदी का गद्यांश आता है, हिंदी का पद्यांश आता है, एक संस्कृत का गद्यांश आता है, और एक संस्कृत का पद्यांश पूछा जाता है। सारी चीज़ें आपको बताएंगे और कहीं ना कहीं पूरी वीडियो को देख लो। देखो संस्कृत का गद्यांश देखिए सब कुछ लेकर के आए, आप देख सकते हो यहाँ पर महत्वपूर्ण पद्यांश भी है। ठीक है, आप देख सकते हो, मतलब गद्यांश भी है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर और भी देखिए इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी है। मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर है, आपको 50 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पर लेखक के जीवन परिचय। ठीक है, लेखक के जीवन परिचय कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। कवियों में कौन कौन से जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो हम कौन से तैयार करेंगे 2024 के लिए जो जीवन परिचय उसके भी बताएंगे। खंड काव्य क्या होता है और खंड काव्य कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और श्लोक तो आप सभी जानते हो कि 2 श्लोक हमको तैयार करके जाने होते हैं, तो वो तो आपको पहले से पता होगा। क्वेश्चन आंसर, जो संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आते हैं, हमें कौन कौन से संस्कृत के क्वेश्चन आंसर तैयार करने होंगे कि भाई हम ना ज़्यादा तैयार भी ना करें, और ये 2 एग्जाम में आते हैं, को कम से कम हम 5 से 10 तैयार कर लें, ज़्यादा क्वेश्चन ना तैयार करें, 5 से 10 क्वेश्चन तैयार करें और हमें एग्जाम में 2 मिल जाएँ, बस हमें वो चाहिए है। निबंध आपको कौन सा तैयार करके जाना है, पत्र लेखन आपको कैसे तैयार करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग में तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 पर मैंने लिया महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी महत्वपूर्ण गद्यांश कह सकते हो या फिर महत्वपूर्ण गद्यांश। कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान होता है। देखिए गद्यांश जितना ज़्यादा आसान होता है कहीं ना कहीं उसे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पद्यांश को सॉल्व करना। गद्यांश में आपको कुछ नहीं होता है, हिंदी दे रखी होती है पहले से ही, और हिंदी की हिंदी में बनाकर लिख देना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं होता ज़्यादा। पद्यांश में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट वो भी आपको समझ में आ जाएगी। अभी
गद्यांश कैसे आप हल करोगे, देखो समझो। पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने एक इंपॉर्टेंट गद्यांश लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो कि 2023 के 3 सेट में पूछा गया था, 2023 के 3 सेट में आया था और इससे पहले 22-21 में भी आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए दे रखा है कि मैं तो ये समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना और या संस्कृति के आधार पर ही आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तिक लाभ और भोग की भावना से प्रेरित होकर, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट गद्यांश है, आगे और भी है, और भी इसमें है। देखिए त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिक स्वार्थ और स्वतंत्रत्व पर जोर ना देकर व्यक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो कि मैंने आपको बताया। अब देखिए इस गद्यांश के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, जरा उसको समझना है। देखिए सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 3 आते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है कहीं ना कहीं 2 नंबर का होता है। तो इससे हमारा मतलब है कि 2 अगर कहीं ना कहीं 2 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गद्यांश से आता है। देखिए 6 नंबर पाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर मैं ये कहूँ केवल एक गद्यांश को तैयार करके आप कोई भी गद्यांश है उसको तैयार कर सकते हो। तो देखिए कैसे करना है। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें आता है पहला क्वेश्चन कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ लिखने के लिए आता है और संदर्भ अगर कहीं ना कहीं आपने एक का तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं आप सारी के संदर्भ लिख दोगे। कैसे लिखोगे, देखो जो हमने यहाँ पर एक गद्यांश लिया है, ठीक है, ये गद्यांश किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है, अगर आपको वो पता है फिर आप लिख लोगे। तो देखिए कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब हिंदी को आप ब्लैक पेन से लिख लोगे, ठीक है, हिंदी को ब्लैक पेन से लिखोगे क्योंकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको वो बहुत अच्छे नंबर देगा, ज़्यादा चेक भी नहीं करेगा आपकी कॉपी। तो ऐसे लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, अतः इस पाठ के लेखक यानी ये जो हमारा चैप्टर है इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जी, ठीक है। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। और अगर दूसरा कोई गद्यांश आ जाए तो उसके लिए फिर कैसे लिखोगे, देखो वहाँ पर आप क्या करोगे कि इस चैप्टर का नाम चेंज कर दोगे और यहाँ लेखक का नाम चेंज कर दोगे, बाकी जो जैसा लिखा है आपको वैसा लिखा रहने देना है और यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है, इस पर विशेष ध्यान देना है। राइटिंग अच्छी लिखनी है क्योंकि राइटिंग आपको फोकस करनी है और कहीं ना कहीं ब्लैक पेन से आपको ये चीज़ें हेडिंग डालनी है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ पर मतलब ये होता है रेखांकित अंश का मतलब कि जैसे जो भी आपने यहाँ पर गद्यांश आपका दे रखा है तो आपको उतने का ही व्याख्या लिखना है जिसका आप लोगों का अंडरलाइन दे रखा है। देखिए यहाँ पर कि जैसे जैसे मैंने जहाँ तक येलो से अंडरलाइन किया है, जितना पैसेज हमारा दे रखा था, जहाँ मैंने येलो से अंडरलाइन किया है केवल आपको उतना ही यहाँ पर उसका व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक की यानी मैं तो समझता हूँ से लेकर के बनानी चाहिए तक आपको यहाँ पर लिखनी होगी इसकी व्याख्या। तो देखिए कैसे व्याख्या लिखोगे यहाँ पर कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि देश में अन्याय और अत्याचारों को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए, इसी से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। देखो मैंने आपसे कहा कहीं ना कहीं अगर आपने बिना पढ़े अगर आप गद्यांश गए हो एग्जाम देने, ऐसा गद्यांश आ गया कि आपने कभी उसे देखा भी नहीं है, तो फिर उसको 1 से 2 बार पढ़ लेना है और कहीं ना कहीं उसी को पूरा उतार के लिख देना है। अगर आपको नहीं आता है तब लिखना है, अगर आपको पहले से आता है तो आपको फिर अपने मन से उसकी हिंदी व्याख्या करनी है। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है फिर आप क्या करोगे, फिर आप पूरा का पूरा वही उतार दोगे, ठीक है। ऐसे आपको कम से कम 2 नंबर का आता है तो 1.5 नंबर तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर पहले से आपको आता है तो 2 में 2 मिल जाएंगे। देखो इसकी व्याख्या कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि देश में अन्याय और अत्याचारों को यदि दोबारा नहीं दोहराना चाहिए, इसी से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है और हमें नैतिक पर ध्यान देना चाहिए। किससे? नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए। आगे इसी में आप लिखोगे बना करके कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें मनुष्य के त्याग की भावना सम्मिलित हो, समाज के कल्याण की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकता है या फिर हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में लोक कल्याण की भावना निर्मित होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको बना करके लिख देना है, क्योंकि हिंदी में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं ना तो हिंदी में फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे, मतलब कि डेली आपको वीडियोस देखनी होंगी और आपको हिंदी को पढ़ना आना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा ये है। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या आते हैं, देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन बदल बदल के आ जाता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि क्या किस में पूछ दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि तीसरे वाले क्वेश्चन में मैंने 2 प्रश्न ले लिए हैं, 2 प्रश्न लिए हैं और दोनों प्रश्नों को देखना अच्छे से इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है और इसके अंदर 2 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है कि हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित करना चाहिए, यानी हमें अपना आर्थिक व्यापार है वो किस भावना से प्रेरित करना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि अन्यायों एवं अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है, ठीक है। तो पहले का आंसर आप लिखोगे इस तरीके से कि हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, ठीक, इस तरीके से लिख दोगे, है ना। इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए अब ये कहेंगे कि ये वाला आंसर क्या हम घर से याद करके जाएंगे, नहीं, ये वाला आंसर जो है ना, ये वाला आंसर, इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी गद्यांश से मिलेगा। देखो यहाँ पर पूछा गया था हमें अपनी आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित करने चाहिए, तो इसका आंसर भी आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। जब आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आप पूछा गया था कि अन्यायों एवं अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है। तो आंसर लिखोगे कि अन्यायों और अत्याचारों को रोकने का प्रमुख उपाय यह है कि हमारे अंदर व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना, आगे देखिए, लाभ और भोग की भावना प्रधान ना होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की प्रमुख भावना होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आपको कहीं ना कहीं इसकी लैंग्वेज टिपिकल लग रही है, कठिन लैंग्वेज लग रही है, तो आप अपनी भाषा में, सरल भाषा में बना करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जितनी ज़्यादा सरल भाषा होगी उतने अच्छे नंबर आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए गद्यांश था ना, वो मैंने पूरा गद्यांश आपको बताया। इसमें कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो भी मैंने आपको बताए। और आप अगर बिना पढ़े कभी कभी एग्जाम में गद्यांश आ जाता है कि ऐसा गद्यांश आ गया जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो फिर उसे कैसे आप सॉल्व करोगे वो भी मैंने बताया। अब हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पद्यांश। अब क्या देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पद्यांश देखेंगे और ऐसा देखेंगे जो लगभग 2024 में मतलब आने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है पद्यांश। और ये क्वेश्चन अगर आप नहीं तैयार करके जाओगे तो भैया यहाँ पर आप बना बना करके नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आता है थोड़ा सा, कई देखिए होती तो हिंदी है लेकिन ये ब्रज भाषा में लिखी जाती है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट पद्यांश है, देखिए पढ़िए, यहाँ पर लिखा है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और यही पंक्ति अभी मैंने आपको MCQ में यूज की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में कहीं ना कहीं मैंने बताया था उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। आगे पढ़ोगे कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, यहाँ निहित स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, ठीक है। तो देखिए अगर आपको आपको पद्यांश सॉल्व कैसे करना, आपको पढ़ना नहीं है पूरा पद्यांश, क्योंकि आप देखिए कैसे समझेंगे। देखिए आपको घर से 2 से 3 शुरुआत की लाइन याद करके जानी है कि ये वाली अगर लाइन आ गई तो ये वाला इस चैप्टर का है और इस चैप्टर के लेखक ये होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये ऐसे याद करके जाना है, 2 से 3 लाइनें याद कर लेनी है शुरुआत की। और अगर कहीं ऐसा पद्यांश दिख जाए तो बस आपको ये याद कर लेना है कि ये वाला, इसकी पंक्ति ये वाली है, तो इसका मतलब इसके लेखक, इसके कवि ये हैं और ये इस पार्ट से लिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे पता है कि जैसे इसमें सहे वार पर वार, ये कहीं ना कहीं झांसी पर चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी इसकी कवि कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप इसका जब संदर्भ, जब आप इसका लिखोगे संदर्भ, तो वो कैसे लिखोगे, देखो संदर्भ आप इसका ऐसे लिखोगे। क्वेश्चन आएगा कि देखिए समझिए, क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित झांसी की रानी के समाधि पर नामक पाठ से लिया गया है, अतः इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पद्यांश को याद करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये इस चैप्टर से लिया गया है। आपको क्या करना है, शुरुआत की 2 से 3 लाइनें
शुरुआत की 2 से 3 लाइनें याद कर लेनी हैं और इसके बाद में लास्ट की 2 से 3 लाइन आपको याद कर लेनी है। जब आपको इतना याद हो जाएगा तो आपको फिक्स आइडिया हो जाएगा ये इस चैप्टर से लिया गया था, या फिर कोई फिक्स वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखा है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, तो कहीं ना कहीं ये झांसी की रानी वाले चैप्टर से लग रहा है, क्योंकि अंत तक लड़ी कौन, रानी। तो इस तरीके से आपको चैप्टर का नेम याद आ जाएगा, और जैसे चैप्टर आपका नेम याद आ जाएगा तो फिर कौन उसके कवि हैं, कौन उसके लेखक हैं, वो भी आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लेखक और कवि को मैंने आपको संदर्भ के माध्यम से बता दिया। अब देखिए इसमें 3 प्रश्न आते हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर 6 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न आपको संदर्भ वाला आता है, दूसरा प्रश्न ऐसा आता है जिसमें आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए होती है। तो देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या में आप इतना लिखोगे, जितनी भी आपके एग्जाम में जो भी पद्यांश आएगा और उस पद्यांश में जितनी भी अंडरलाइन दे रखी होगी आपको उतनी की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करोगे कि युद्धों में बलिदान होने पर वीर का सम्मान बढ़ जाता है, जिस प्रकार स्वर्ण की भस्म का मतलब होता है सोने की भस्म, एक अमूल्य रसायन हो जाती है और वह स्वर्ण से कई गुना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका जो पद्यांश की हिंदी रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिखनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर आपको ये व्याख्या टिपिकल लगती है तो आप अपनी भाषा में बदल करके लिख सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि जो भी आप व्याख्या लिखो उससे मिलती जुलती लिखो, इधर उधर की व्याख्या आपको नहीं लिखनी। जैसे देखिए यहाँ पर युद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और देखिए यहाँ पर स्वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिए आपका मतलब ऐसे शब्द प्रयोग करने हैं जो उस पद्यांश से मिलते जुलते हैं। इधर उधर के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जब आपको पद्यांश ना आए तब आप करना, जब आपको आता है तो आप तो फिर कर ही लोगे। अब देखिए इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है, इसमें देख लीजिए कि स्वतंत्रता और आशा का विलोम शब्द बताइए। एक तो प्रश्न पहला ये है, इसमें मैंने बताया कि मैं 2 प्रश्न लेता हूं ताकि आपको पता चल सके कि पद्यांश में कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए इसमें है कि एक स्वतंत्रता और आशा का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, स्वतंत्रता और आशा ये दोनों ही वर्ड आपके इस पद्यांश से लिए गए हैं कि स्वतंत्रता और आशा का विलोम शब्द क्या होगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि सुभद्रा जी को रानी से अधिक लगाव उनकी समाधि से क्यों था, यानी उनको रानी से अधिक लगाव उनकी समाधि से क्यों था। तो आपको दोनों के आंसर कैसे देने, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, तो आप लिखोगे कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्रता होता है और आशा का विलोम शब्द निराशा होता है, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए स्वतंत्रता और परतंत्रता आया है, हो सकता हो आपके एग्जाम में जो पद्यांश दिया जाए उसमें दूसरे विलोम शब्द आ जाए या फिर पर्यायवाची आ जाए, तत्सम आ सकता है, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ विलोम शब्द आया, वहाँ पर्यायवाची आ सकता है, तत्सम तद्भव आ सकता है। ठीक है, उपमेय में मतलब कि अलंकार पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप बस जुड़े रहिए, आप पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर है कि सुमित्रा जी कहती हैं कि रानी की यह समाधि में हमें रानी से भी अधिक प्यारी, क्योंकि मतलब उनकी जो समाधि है मतलब रानी से ज़्यादा प्यारी उनको समाधि लगती है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई, यानी जो उनकी समाधि है रानी की उसमें स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को आंसर को बना करके भी खुद से लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपको ऐसा ही छाप देना है जा करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट संस्कृत के गद्यांश के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश करा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए संस्कृत का पद्यांश कराएंगे, एक इंपॉर्टेंट संस्कृत का पद्यांश कराएंगे। नहीं, अभी हम लोगों ने हिंदी का पद्यांश समझा है, अब हमको संस्कृत का गद्यांश करना है। तो देखिए संस्कृत का गद्यांश बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला मैंने लिया है। ये 2023 में भाई 3 सेट में आया था, ये वाला भी 2023 के 3 सेट में पूछा गया था। तो देखिए ये हमारा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखो। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 गद्यांश दे रखे होंगे, उन दोनों गद्यांश में से जो भी संस्कृत के 2 गद्यांश दे रखे होंगे उन दोनों ही गद्यांशों में से किसी एक का आपको अनुवाद करना है और उसका संदर्भ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गद्यांश आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि आपका 2023 के 3 सेट में आया था। तो हो सकता हो 2024 में ये आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 23 में आया तो 24 में भी आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे ये है क्या।
देखिए ये हमारा गद्यांश है, तो देखो ये संस्कृत का गद्यांश है तो इसकी संस्कृत की लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो देखिए ये है एकता बहवा जना धूमयानम अर्हम नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। ठीक है, इसके बाद देखिए तेसु गच्छति ग्रामीणः केचिच नागरिका आसन और मौन स्थेतुस एका नागरिका ग्रामीणान उपहसन। इसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टिपिकल होती है। ठीक है, तो आपको देखिए आपको सिंपल से कुछ नहीं करना। अगर आपको इसका पता लगाना है कि कहीं ना कहीं किस चैप्टर से लिया गया है तो सिंपल से शुरुआत के 2 से 3 लाइनें आपको देखनी है। जैसे ही आपको 2 से 3 लाइन ऊपर की पता चल जाएंगी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और फिर आपको इसका संदर्भ बना करके लिख दोगे। तो संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत, जो हमारा इस संस्कृत का गद्यांश है, इसमें आप लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणम पाठ से लिया गया है। देखिए मैंने आपसे बताया कि देखिए अगर आपको इस पूरे की हिंदी अगर आप कहीं ना कहीं देखिए अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो और अगर आप इस बार देखिए आपको जो संस्कृत के गद्यांश की हिंदी तैयार कैसे करनी है, आपको सिंपल से जो इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उनकी हिंदी आपको एकदम कहानी की तरह याद कर लेनी है। उसकी हिंदी के संस्कृत से उसका हिंदी का अनुवाद नहीं बनाना है आपको। जैसे ये इंपॉर्टेंट गद्यांश है, मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे इस पूरे गद्यांश की आप हिंदी याद कर लोगे। ठीक है, हिंदी इसकी कहानी की तरह याद कर लोगे। देखिए कहानी की तरह है, समझोगे आप लिखोगे इस तरीके। संदर्भ लिखने के बाद जब आप इसकी व्याख्या करोगे तो उसमें व्याख्या हेडिंग नहीं डालोगे, उसमें हेडिंग डालोगे हिंदी अनुवाद। और अगर आप व्याख्या हेडिंग डालोगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, क्योंकि संस्कृत में आपकी जो हेडिंग पड़ती है वो व्याख्या नहीं पड़ती, वो हिंदी अनुवाद पड़ती है। तो फिर आपको उसके अंदर लिखना होगा और इसको आप देखिए इसको नोट कर लेना और इसको तैयार कर लेना कहानी की तरह कि एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे, है ना। इतना आपको ऐसे लिखना है। नागरिक और ग्रामीण, यानी नागरिक का मतलब होता है कि जो मतलब बाहर के लोग होते हैं, और ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले जो शिक्षित लोग होते हैं नागरिक होते हैं, और ग्रामीण वाले। तो देखिए यहाँ पर आपको चुपचाप बैठे हुए होते हैं, यानी जो गाँव के लोग होते हैं ग्रामीण लोग होते हैं चुपचाप बैठे हुए होते हैं। और उनमें से एक नागरिक, ठीक है, उनमें से एक नागरिक ग्रामीण का उपहास करते हुए कहता है, यानी ग्रामीण को मतलब ग्रामीण को दिखाते हुए बोलता है, उपहास करते हुए कहता है कि गांव के लोग आज भी पहले की ही भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है, और ना उनका विकास हुआ है ना ही उनका विकास हो सकता है। तो ये किसने कहा? तो ये एक नागरिक ने कहा। मैंने आपसे कहा कि आपको कहानी की तरह याद कर लेना, पूरा याद हो जाएगा आपको। सिंपल सी बात है, एक रेलगाड़ी होती है, नागरिक बैठे होते हैं, बहुत सारे नागरिक उस रेलगाड़ी में, बहुत सारे ग्रामीण बैठे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक नागरिक होता है तो ग्रामीण को दिखाते हुए बोलता है कि गाँव पहले जितना अशिक्षित था और अभी भी वहाँ के लोग उतने ही अशिक्षित रहेंगे। तो देखिए इसके बाद उसके इस प्रकार के वचन सुनकर किसी एक चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हो। मतलब ये किसने कहा? ये आपके ग्रामीण ने कहा। कोई एक ग्रामीण था जो कि शिक्षित था, हो सकता हो वो शिक्षित हो, और उसने ये बोला। इसके बाद देखिए यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, कहूँगा किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। सिंपल सी बात, इतना आपको लिख देना है। अब मैंने आपसे कहा था कि गद्यांश जो आपका संस्कृत का गद्यांश आता है, अगर आप उसकी हिंदी करने के लिए बैठोगे तो कम से कम 30 मिनट आपको उसमें समय आपका लग जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो संस्कृत का गद्यांश होता है उसकी आपको हिंदी कहानी की तरह याद करके जानी है, क्योंकि जब आप उसकी कहानी की तरह हिंदी याद करके जाओगे तो देखोगे कि अच्छा ये इस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है कि गद्यांश की आपको हिंदी में अनुवाद करना है। मैंने आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका, सेम उसी तरीके से आपको करना है। और ये 101% गारंटी है, ये आपके एग्जाम में 2024 में आपके पेपर में रखा हुआ है। ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, ये रखा हुआ है, ये छप गया है और बस आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट गद्यांश। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट गद्यांश बात कर चुके हैं। अब हम बताएंगे संस्कृत का एक इंपॉर्टेंट पद्यांश। ठीक है, देखो यहाँ पर संस्कृत का एक इंपॉर्टेंट पद्यांश मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले समझ लो कि आपको जो जीवन परिचय है वो कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमने लिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखो। आप देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है, जो आपके एग्जाम में जीवन परिचय आएंगे, ठीक है, जीवन परिचय, तो सबसे पहले इसको ये समझना, अगर जीवन परिचय आपको किसी, देखिए 3 जीवन परिचय केवल तैयार कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय।
अगर आपने कहीं ना कहीं तीनों ही तैयार कर लिए तो 2024 बोर्ड परीक्षा में आपको इनमें से एक जीवन परिचय आपके पेपर में आपको मिल जाएगा। जयशंकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय, 3 को तैयार कर लो आप लोग लेखक में, ठीक है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में कवियों में आएंगे जीवन परिचय। देखिए कवि थोड़ी से ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हम कवियों की चैप्टर की बात करें तो ये कम से कम 10 से 12 चैप्टर हैं। वहीं अगर हम लेखक के चैप्टर की बात करें तो ये कम 4 से 6 चैप्टर हैं। तो वहीं अगर हम कवियों के लिए ज़्यादा आपको बताएंगे कि आप याद करके जाना, ज़्यादा नहीं केवल 4 आपको बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं केवल 4 आपको बताएंगे कि आपको 4 कवि के लिए अपने जीवन परिचय तैयार करके जाने हैं। सबसे पहला महादेवी वर्मा, दूसरा तुलसीदास, तीसरा सुमित्रानंदन पंत और चौथा सूरदास। देखो कहीं ना कहीं अगर आप ये 4 जीवन परिचय कवियों में तैयार करके जाते हो तो जितने भी स्टूडेंट जानते हैं कि भाई 7 सेट बन के आते हैं, तो 7 के 7 सेट में चारों जीवन परिचय आपको देखने को मिल जाएंगे 2024 के सेट में, ठीक है। तो ये 4 जीवन परिचय आपको तैयार कर लेने हैं और इनका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। जिस किसी का भी आपको जीवन परिचय पता करना है, फुल सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने भी इनके जीवन परिचय पढ़ा रखे हैं अपने चैनल पर, तो कहीं ना कहीं मैं उनका भी लिंक आपको डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अपने अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में एक खंड काव्य भी आता है और ये जो खंड काव्य होता है ये जिले के हिसाब से आता है। यानी आप जिस भी जिले में पढ़ते हो, ठीक है, आप कानपुर में पढ़ते हो, अलीगढ़ से हो, ठीक है, आप प्रयागराज से हो, ठीक है, आप किसी भी जिले से हो, जहाँ से भी हो, तो उस जिले के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको खंड काव्य तैयार करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे खंड काव्य पता चलेगा कि भैया ये हमारे जिले का खंड काव्य है? तो सिंपल सी बात है, आपको अपने स्कूल में जाना है, टीचर से पूछना है कि हमें कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, वो बता देंगे। वरना आप लोग क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे आपका जिला कानपुर है कि अलीगढ़ है, तो उसी के हिसाब से आपको अपना खंड काव्य तैयार करना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट, अब देखिए सभी को तो हम खंड काव्य नहीं तैयार कर सकते, जो अलीगढ़ में उसका एक साथ तो तैयार नहीं करा सकते, इसीलिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप खंड काव्य कैसे तैयार कर सकते हो। आपको जाना है क्वेश्चन बैंक या टीचर से पूछना और आपको तैयार कर लेना है। 3 नंबर का ये एग्जाम में आता है और 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखो। अब देखो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में संस्कृत के जो उत्तर आते हैं ना, संस्कृत के उत्तर लिखने के लिए ये आपको दे रखे होंगे एग्जाम में, आपके 5 दे रखे होंगे, लेकिन करने आपको केवल 2 हैं। आपको केवल 2 करने होंगे और जिसके लिए आपको एग्जाम में 4 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर? 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। आप लोग किसी भी वर्ष का पेपर उठाकर देख लेना, ये आपको जरूर मिलेगा और 2024 में ये 100% छपने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों का है कि वाराणसी कस्या भाषाया, तो प्रश्न है कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, यानी वाराणसी में कौन सी भाषा बोली जाती है, जो वाराणसी नगरी है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वाराणसी, उत्तर लिखोगे इसका, देखिए ऐसा उत्तर लिखोगे आप लोग, इसका उत्तर लिखोगे कि वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यानी जो वाराणसी है यहाँ पर भारतीय संस्कृति जो कि संस्कृत की भाषा से उद्धृत है, वो वाली भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो इसका आंसर आप संस्कृत में ही देंगे कि वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्रम अस्ति, ठीक है, केंद्र स्थलम अस्ति। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, यानी वाराणसी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस चीज़ के लिए वाराणसी नगरी प्रसिद्ध है। तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्पार्थ प्रसिद्धा, यानी कि जो वाराणसी है ये दर्शन के लिए, साहित्य धर्म कला और शिल्पार्थ के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। और यही भी क्वेश्चन ये वाला 2024 में आपको रखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये संस्कृत का क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय संस्कृति कीदृशा अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति कीदृशा अस्ति। तो देखिए भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तीयते, यानी जो भारतीय संस्कृति है ये शुरुआत से गतिशील है और ये रहेगी आगे तक वाला हूँ। तो देखो इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका ये है, और देखो इसमें मैंने लिखा है कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अकतयात,
यानी चंद्रशेखर स्वनाम किम अकतयत। इसका आंसर लिखोगे कि चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इत अकतयत। मतलब जो चंद्रशेखर थे इनका उपनाम क्या था, यानी चंद्रशेखर को दूसरे नाम से किस नाम से पुकारते थे, तो चंद्रशेखर को आजाद के नाम से भी पुकारते थे। तो इस संस्कृत में लिखोगे कि चंद्रशेखरा स्वनाम आजाद अति अकथयत। क्या लिखोगे, अति अकथयत, इस तरीके से लिख दोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा संस्कृत का क्वेश्चन है कि पुरुराजा का आसीत। ठीक है, पुरुराजा कौन था, तो पुरुराजा एका भारत वीरा आसीत, यानी पुरुराजा एक भारत वीर था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीरा केन पूज्यते। मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने क्वेश्चन यहाँ संस्कृत के मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं संस्कृत के करा देता हूँ, केवल अगर आप उतने संस्कृत के क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। इन्हीं बस इतने तैयार कर लीजिए संस्कृत के क्वेश्चन को, बस ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते। अगला है कि भूमे गुरुतरा किम अस्ति, यानी भूमि से बड़ी कौन होती हैं, तो भूमि से बड़ी हमारी माता होती हैं, तो माता भूमे गुरुतरम अस्ति, इस तरीके से लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानम कुत्रम संभवति, तो ज्ञानम कुत्रम संभवति, तो ज्ञान जो है सबसे अलग है, मतलब ज्ञान कुत्रम भवति, मतलब ज्ञान क्या है, मतलब ज्ञान ऐसा क्यों ज्ञान है, तो देखिए ज्ञान जो होता है सबसे ज़्यादा सर्वत्र संभवती होता है, यानी ज्ञान जो होता है सबसे अधिक गतिशील होता है, या फिर कह सकते हो ज्ञान सबसे बड़ा होता है, तो ज्ञान सर्वत्र संभवती, ज्ञान सभी चीज़ों से सबसे बड़ा होता है। फाइनली इस तरीके से केवल और केवल देखिए यहाँ से 3, 2, 5 ये और 8, आज की इस वीडियो में मैंने आपको संस्कृत के 8 क्वेश्चन बताए। कोई अगर स्टूडेंट 8 क्वेश्चन को तैयार कर लेता है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन्हीं में से मिल जाएंगे। ठीक है, और 2024 में आपको इन्हीं को तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा पद्यांश का होने वाला है कि आपके एग्जाम में पद्यांश कौन सा आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, और अगर अभी तक देख रहे हो तो पूरी वीडियो को देख लेना। 70 आउट ऑफ 65 प्लस मार्क्स आपको हिंदी में मैं दिलाऊंगा। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में आपको निबंध कौन से तैयार करने हैं, भाई इतने निबंध तैयार कर लो, आपको एक निबंध आपके किताब में यानी पेपर में आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला निबंध आपको तैयार करना है जीवन में अनुशासन का महत्व। जीवन में अनुशासन का महत्व को महत्व के बहुत सारे अलग अलग इसके शीर्षक बन जाते हैं। तो भैया आपको मेनली जीवन में अनुशासन का महत्व तैयार करना है, दूसरा विज्ञान का चमत्कार तैयार करना है, तीसरा जनसंख्या के विस्फोट पर तैयार करना है, स्वदेश प्रेम तैयार करना है, पर्यावरण प्रदूषण तैयार कर लेना है, और मेरा प्रिय कवि। आपको केवल ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध तैयार करके जाने हैं 2024 के लिए। और देखिए आपको इनको तैयार नहीं करना है, बस आपको इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है सरल भाषा में। जो भी जीवन परिचय कहीं से भी पढ़ें सरल भाषा में तैयार करें। अगर आप सरल भाषा में तैयार करोगे तो 2024 में आप निबंध को केवल और केवल 5 से 10 मिनट के अंदर लिख दोगे। और क्योंकि निबंध हमारा एग्जाम में 7 नंबर का आता है तो भाई हम बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें 7 में 7 नंबर लाने हैं। तो भैया इस 7 को 6 को तैयार कर लेना। और लिखने का सही तरीका अगर आपको पता करना है कि निबंध हमें सही तरीके से कैसे लिखें ताकि हमें निबंध में पूरे नंबर मिले, तो इसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई थी निबंध वाली, तो वो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख लेना, 7 नंबर आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पत्र लेखन के बारे में। ठीक है, कि आपको कौन कौन से आपके एग्जाम में आपको कौन कौन से पत्र तैयार करके जाने हैं। देखो 2023 में ये लागू हुआ था, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये लागू हुआ था कि आपको पत्र लिखना है, लेकिन इससे पहले 21 के एग्जाम में ना तो 22 के एग्जाम में पत्र नहीं आता था। ठीक है, तो देखो ये 2 पत्र आपको तैयार करने हैं। आगे अगर और भी इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल ये 2 तैयार कर लो, आपको दोनों के दोनों मिल जाएंगे, दोनों में से कोई मिल जाएगा। पहला है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। दूसरा है कि शहर की साफ सफाई हेतु अपने शहर के प्रमुख नगर अधिकारी को एक पत्र लिखिए। कहीं ना कहीं अगर आपको पत्र लिखने का जो तरीका है, पत्र लिखने का अगर आपको तरीका पता चल जाता है तो आप किसी भी पत्र को बड़े ही आसानी से लिख सकते हो। और ये आपके एग्जाम में भैया 4 नंबर का आता है, तो 4 में आप 4 आसानी से नंबर ला सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पद्यांश के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने पद्यांश को लास्ट में ले रखा है क्योंकि ये मेरे से छूट चुका था, फिर मैंने इसको बाद में अलग से क्वेश्चन बना करके लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है इंपॉर्टेंट पद्यांश, यानी संस्कृत का पद्यांश आप कैसे लिखोगे और किस तरीके से इसमें 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आप लोगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए पद्यांश हमने ले रखा है कि माता गुरुतरा भूमि खात पितो चतर स्थितः और माना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तरणात्।
इसको पढ़ लिया आपने। अब सबसे पहले जो भी पद्यांश आपके एग्जाम में संस्कृत का है उसको पढ़ लिया आपने। पढ़ने के बाद में उसको पता करना है कि ये किस चैप्टर से आया है, ये किस चैप्टर से लिया गया है। और जैसे ही आप ये पता कर लोगे किस चैप्टर से लिया गया है, और फिर उसकी हिंदी भी आपको आपके दिमाग में याद आ जाएगी। आपको इसकी हिंदी बनानी नहीं है, इसकी हिंदी कहानी की तरह आपको याद करके जानी है। तो आप क्या करोगे, जो मैं बोलने वाला हूँ उसको सुनोगे और इसकी हिंदी को यहीं तैयार कर लोगे, क्योंकि ये 2024 में आपके एग्जाम में ये आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसकी हिंदी में सबसे पहले संदर्भ समझो, ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ आपके एग्जाम में आएगा, तो संदर्भ कैसे लिखोगे, लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित हैं। इतना लिख दोगे संदर्भ में, 2 नंबर आपको यहाँ से 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है, जो कि आप लोगों का होता है इसकी व्याख्या करने के लिए, और इसकी व्याख्या आपके एग्जाम में 4 नंबर की आती है। 4 अगर आप पूरी कर दोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर आप लोगों के जो युधिष्ठिर होते हैं वो यच प्रश्न पूछ रहे होते हैं, यच कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपके युधिष्ठिर देते हैं। तो देखिए युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी हमारी माता होती है, यानी पृथ्वी से अधिक बड़ी हमारी माता होती है, और आकाश से अधिक ऊंचे हमारे पिता होते हैं, और वायु से अधिक शीघ्रगामी हमारा मन होता है, यानी जो वायु होती है उससे तेज हमारा मन होता है, और तर्ण से यानी तिनके से, तर्ण का मतलब होता है तिनका, तर्ण का मतलब क्या होता है तिनका, तो तर्ण से अधिक क्षीण करने वाली, यानी तर्ण से अधिक क्षीण करने वाली हमारी चिंता होती है, तिनके से भी अधिक क्षीण करने वाली हमारी चिंता होती है। तो कुछ ना कुछ प्रश्न यक्ष ने पूछे थे युधिष्ठिर ने, और वो प्रश्न आपके यहाँ हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में हिंदी में इस तरीके से लिख देना है। तो मैंने बताया ना आपको, ये हिंदी में अनुवाद इसका लिखना नहीं जाकर, आपको तुरंत यहीं तैयार कर लेना है कहानी की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने आज की इस वीडियो में, तो देखिए इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के 70 में 70 नंबर पक्के कराए, और एक ही वीडियो में। ठीक है, ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताओगे, हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रतिदिन लाते रहेंगे, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से हर एक सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स ईजिली अचीव कर लोगे। तो जितने भी स्टूडेंट के 22 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं तो वो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है 95%। हमने आपको बहुविकल्पी की कराए और हमने आपको वर्णात्मक प्रश्न भी कराए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।